नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी बता दें आपको कि 5 देशों के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। लिस्ट में इटली भी शामिल है और ऊर्जा क्षेत्र और एफटीए पर फोकस होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 5 देशों के दौरे पर रहने वाले हैं और इटली भी इस लिस्ट में शामिल है और ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा और एफटीए पर पूरा फोकस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। एमईए ने बताया है कि पीएम मोदी 15 मई को संयुक्त अरब अमीरत यानी कि यूएई के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे और जहां वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दा विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने का अवसर मिलेगा। और ऐसे में मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच के संबंधों पर अधिकारिक द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की तरीकों पर भी चर्चाएं होंगी और ये यात्रा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने का काम करेगी। पिछले 25 सालों में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी और निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत रहा है। चूंकि यूएई में 4.5 मिलियन से अधिक भारतीयों का एक विशाल समुदाय रहता है, इसलिए ये यात्रा उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने पर भी एक अवसर होगी। वहीं असम में आज सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंता बिश्व शर्मा और पीएम मोदी भी मौके पर मौजूद रहेंगे और साथ ही 4 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि असम में बीजेपी की हैट्रिक के बाद से आज हेमंता बिश्व शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर मौजूद रहेंगे और 4 मंत्री भी इस शपथ ग्रहण में शपथ ले सकते हैं। हेमंता बिश्व शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 4 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी सहित कई एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए गुवाहाटी के खानापार वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में सोमवार से ही लगातार तैयारियां शुरू हो गई थी और रविवार को असम में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई जिसमें हेमंता बिश्व शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार रात को पहुंच गए। खबरों की माने तो शपथ समारोह में रामेश्वर तेली जो है वो भी शपथ लेंगे, अतुल बोरा वो भी शपथ ले सकते हैं। ऐसे में चरण बोरे जो है वो भी शपथ लेंगे और महिला कैंडिडेट की बात करें तो अजंता नवोरा भी इस मंत्री पद में शामिल होंगी। ऐसे में 4 मंत्री जो है एक साथ शपथ लेंगे जिसमें मंत्रिमंडल में एक महिला को भी शामिल किया गया है। साथ ही विधायक रंजीत दास असम विधानसभा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। असम के राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जिन्होंने रविवार को हेमंता बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। राज्यपाल आचार्य जो है हेमंता बिश्व शर्मा और नए मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ऐसे आलोक त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि असम में लगातार बीजेपी की हैट्रिक के बाद से अब हेमंता बिश्व शर्मा दूसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आलोक जी, आवाज आ रही है मेरी? आलोक जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? आलोक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, आलोक जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। असम में आज हेमंता बिश्व शर्मा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे और ऐसे में 4 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के हैट्रिक के बाद से आलोक त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि असम में बीजेपी की हैट्रिक के बाद से अब सीएम पद की दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं हेमंता बिश्व शर्मा, किस तरीके से देख रहे हैं? आलोक जी देखिए, आसाम में बहुत बड़ी चीज है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हेमंता बिश्व शर्मा जब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तब से सिर्फ आसाम के नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पे जो है इसका व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा है। आज हेमंता दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आसाम की जनता की जो जन आकांक्षा है उसको पूरी करे वो। देखिए, बहुत ही तेज, बहुत ही संयम वाले सीएम है वो
उनकी जो कार्यशैली है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा अग्रेसिव तरीके से आगे चल के काम करते हैं। और वही देखो उनकी राजनीतिक पॉलिसी भी, उनकी राजनीतिक विचारधारा है उनकी, यार आप उसको उनकी स्ट्रेटजी भी मान सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब किसी को एक व्यक्ति धमकाता है ना, उसके कारण 10 लोग खुश हो जाते हैं, तो व्यक्ति उसको तो धमकाना चाहते हैं। हेमंता की एक स्टाइल नहीं काम करने की, तो वो एक वर्ग को अगर नाराज करने के बाद उनको लगता है कि मैं अपने 80% 90% वोटर खुश कर लेता हूँ, तो वो करते रहे हैं। उनकी रणनीति है, उनकी रणनीति कहीं ना कहीं सफल भी रही है। और आज दूसरी बार शपथ लेने वाले बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लगातार 2 बार, बहुत ही कम ऐसे लोग हुए लगातार 2 बार सीएम बने। ऐसी संख्या देश भर में 20-30 लोगों की भी नहीं है अभी तक जो लगातार 2 बार सीएम पद की शपथ ली हो, तो बहुत बड़ी चीज है ये हेमंता विश्व शर्मा। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत होगी आलोक जी? क्योंकि बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में एक वीडियो वायरल हुई थी झालमुड़ी की, और वहीं असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के बागान में गए थे, तो कितनी बड़ी जीत है ये? देखिए बहुत बड़ी जीत है, लेकिन जब से हेमंता भारतीय जनता पार्टी में आया तब से जीत छोटी इसलिए लगने लगी क्योंकि हेमंता का जो कद है वो बहुत ही बड़ा है आसाम में। बिल्कुल। और इसीलिए इसके पहले जो सर्बानंद सोनोवाल से सीएम, उनको केंद्र में ला करके हेमंता विश्व शर्मा को सीएम गद्दी सौंपी गई। एक तो देखा जाए ना तो ये आसाम में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। पहले हेमंता पहले सर्बानंद सोनोवाल बने थे, उसके बाद जो 2 बार लगातार हेमंता विश्व शर्मा बन रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी एक सीएम को रिप्लेस करके हेमंता को लाना, मतलब आप ये समझिए कि इतना बड़ी चीज है कि उसको आप इसलिए दे सकते हैं कि हेमंता जो कद सर्बानंद सोनोवाल से बड़ा है, बट चूंकि पहले हेमंता कांग्रेस में थे, सर्बानंद भाजपा में थे, इसलिए वो सीएम थे। उसके बाद हेमंता भाजपा में आ गए, तो हो सकता है उनकी डील भी हुई हो, इसी तरह से आया हो कि भाई आप मुझे सीएम बनाओगे तभी मैं भाजपा में आऊंगा, हो सकता है ऐसा हुआ हो। और चूंकि हेमंता के आने का जो प्रभाव पड़ा है वो आसाम के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में पड़ा है, बिल्कुल जीत पड़ी है। और सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस करके हेमंता को बनाएगा तो सीएम, इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि हेमंता का कद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है उनका, क्योंकि जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया था उसके बाद से वहां पर बीजेपी जो है लगातार भगवा लहराती आ रही है, और आने वाले समय में भी लगातार भगवा का ये देखने को मिला है। लेकिन सवाल मेरा ये है सर कि कह रहे हैं कि जो हेमंता विश्व शर्मा है उनकी छवि अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से भी मैच करने लगी है, ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर इन्होंने भी बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से भाषण दिया था, पश्चिम बंगाल में भी जहांगीर को जहां पर लेकर उन्होंने कहा था हिंदू मुसलमान को लेकर, तो उनकी छवि एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर देखी जाने लगी है। देखिए मैं आपसे सच्चाई बताता हूँ कि हेमंता चूंकि छोटे राज्य के सीएम है, अगर वो यूपी तो नहीं करते, यूपी बहुत बड़ा राज्य, अगर वो राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सीएम होते तो उनका जो कद है वो योगी आदित्यनाथ से बहुत बड़ा टाइम पे होता है। क्योंकि छोटे राज्य के सीएम इसलिए कद इतना बड़ा नहीं माना जा रहा है। पर सच्चाई है कट्टर हिंदुत्व के मामले में योगी 4 कदम आगे हैं। 4 कदम आगे क्योंकि योगी जी देखिए, एक योगी जी 2 चेहरे हैं। एक तो बात करते हैं हिंदुत्व की, दूसरी तरफ उनका अपना जो मठ है वहाँ पर कई मुस्लिम जो है वो वहाँ पर उनके सेवादार वगैरह हैं, उन्होंने मुस्लिमों को दुकानें दे रखी किराए पर। ये चीज चूंकि मीडिया में आ नहीं पाती बाहर, बट हेमंता का क्या है, बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, वो कट्टर हिंदुत्ववादी है, कट्टर हिंदुत्ववादी। और जैसे कट्टर हिंदुवादी कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो बातें ये बोलते हैं बिल्कुल कटाक्ष मारते हैं, क्योंकि बहुत सारे इनके बयान जो निकलकर सामने आते हैं हिंदुत्व पर अक्सर वायरल होते रहते हैं। देखिए नहीं, अगर हेमंता का राष्ट्रीय विधायक देखेंगे तो एक मन में तभी आकांक्षा थी ना, जो इनकी आकांक्षा जब कांग्रेस से इस तरह बातें नहीं बोल पाते थी, बल्कि मन में था। जब भाजपा में आया तो उनको प्लेटफॉर्म मिल गया, उनको बोलने की जगह मिल गई जहाँ पर खुल के अपने विचार रखते हैं। तो हेमंता विश्व शर्मा जो बोलते हैं दरअसल वो उनके देखिए मन से आवाज आती है। वो जब आप दिल में कुछ और रखेंगे, दिमाग में कुछ और चलेगा, मुंह से कुछ और बोलेंगे तो आप ट्रैक से कभी भटक जाते हैं। पर हेमंता विश्व शर्मा देखिए बिल्कुल सिंगल ट्रैक चलते हैं वो, क्योंकि उनके दिल में भी वही है, उनके दिमाग में भी वही है और उनके जुबान में भी वही है। बिल्कुल। तो हिंदुत्व जो है वो जो चेहरा है उनका दिल दिमाग और मुंह में सब कुछ एक है। जैसे हेमंता बोलते समय जो है उनको सोचना नहीं पड़ता मुझे बोलना क्या है, क्योंकि जब दिल में आप कभी आपको मुंह से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल। तो तब आती जब दिल में कुछ और मुंह से कुछ और निकालना है, तब आदमी आगे पीछे हो जाता है। बट वहां तो सब कुछ सेम बिल्कुल से। इसलिए हेमंता देखिए बहुत बड़े ब्रांड है, इसमें बड़े नाम है, पर चूंकि छोटे राज्य सीएम है इसलिए उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या मैं कह सकता हूँ उनको मीडिया में वो स्थान नहीं मिलता है जो स्थान योगी जी को मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हेमंता से मैं अगर तुलना करूं मुझे तो हेमंता बड़े हिंदुत्ववादी चेहरा रखते हैं योगी जी के मुकाबले। बिल्कुल। और ऐसे में 4 मंत्री भी जो हैं वो शपथ लेंगे इनके साथ, एक महिला कैंडिडेट भी है इनके साथ, तो महिला को भी जगह मिली है कैबिनेट में। आलोक जी, अच्छी बात है। देखिए अच्छी बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे हमारी जैसे महिलाओं के और महिलाओं का योगदान है उसको कोई नकार नहीं सकता है। महिलाओं को जननी भी कहा जाता है। आज जो पुरुष का जन्म है उसके पीछे एक महिला तो होती है, तो महिला तो सर्व सम्मान की भाव है, उनको तो मंच लाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका तो दिल से हमें धन्यवाद देना चाहिए हेमंता विश्व शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है।
बिल्कुल। ऐसे में एक सवाल मेरा आपसे और होगा आलोक जी कि क्या आने वाले समय में हेमंता बिश्व शर्मा के लिए चुनौतियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ये हिमंता बिश्व शर्मा की चुनौतियां ना किसी जगह घटती जा रही हैं। अभी देखिए गौरव गोगोई निपटा दिया गया। बिल्कुल। तो गौरव गोगोई जैसा चेहरा जो है विधानसभा में आना बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हिमंता की अपनी एक रणनीति, देखिए आसान में हिमंता ही फेस होते हैं, हम हिमंता ही प्लानिंग करते हैं। हाँ, सपोर्टिव रोल में बहुत लोग रहते हैं। तो गौरव गोगोई का चुनाव हारना कहीं ना कहीं हिमंता बिश्व शर्मा की बेहतर रणनीति का हिस्सा है, जो कि छोटा राज्य हिमंता के लिए उसको मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। वो एक विधानसभा 2-3 बार भी जा सकते हैं वो चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन सर पवन खेड़ा वाला जो मुद्दा उठा था उसको लेकर क्या लग रहा है कि वो फिर से घेरेंगी इनको? नहीं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे पवन खेड़ा। अभी वही जो गलती की है, अभी तो वही उनका था अपनी मामला। अभी तो एक ही गलती जो है उसी पछतावा उनको हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा ऐसी गलती सिर्फ पवन खेड़ा नहीं, दूसरा कोई भी करने से पहले एक बार तो सोचेगा। क्योंकि देखिए जो सीएम है ना, वो ऐसा सीएम नहीं कि आप बोल देंगे चुपचाप वो सुन लेगा, एक कान दूसरा निकाल देगा। वो क्या, जो अभी सीएम है ना, एक कान सुनता है, अभी इसको दिमाग में जाता है, दिमाग से सोचता है, फिर मुंह से बोलता है। तो ये पवन खेड़ा ने गलत पड़ी हुई लकड़ी को उठा लिया था, इनको उसको उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई आपको क्या उठाना, क्या कुछ कांग्रेस का 2-4 सीट दिला देते तब भी फायदा था। आपको कांग्रेस सीट दिलाने पर सबसे मुसीबत और मोड़ ले ली है, तो उनको तो बयान देना नहीं चाहिए था। ठीक है आलोक जी, समय का अभाव है थोड़ा सा, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी जी धन्यवाद। बता दें कि हेमंता बिश्व शर्मा कुछ ही समय के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में असम में बीजेपी के हैट्रिक के बाद से दूसरी बार हेमंता बिश्व शर्मा जो हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम विजय का बड़ा ऐलान। बता दें कि सीएम बनते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं विजय, और सीएम बनने का एक और धमाकेदार अब फैसला लिया है। 717 शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। मंदिर स्कूलों के पास शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो हैं विजय सीएम पद की शपथ लेते ही पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और सीएम विजय ने पूजा के स्थानों पर, शैक्षणिक संस्थाओं और बस स्टैंडों के पास से 500 मीटर के दायरे में स्थित सरकार द्वारा संचालित 717 शराब की दुकानें बंद कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही विजय ने जनता से किए वादों को निभाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर करके अपनी सरकार की प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। 20 यूनिट मुफ्त बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। और साथ ही ड्रग्स के खिलाफ राज्य में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। और साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित विशेष बल बनाने की मंजूरी दी है। ऐसे में तमिलनाडु में सीएम की शपथ लेते ही पूरी तरह से एक्शन मोड में विजय दिखाई दे रहे हैं। 700 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। और साथ ही मंदिर, स्कूलों के पास जितने भी सरकारी शराब की दुकानें हैं उन्हें भी हटाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले की जांच सीबीआई अपने हाथों में लेगी। और इससे पहले बंगाल पुलिस ने खुद इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई आज से पश्चिम बंगाल पुलिस से जांच का जिम्मा लेगी। चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की पिछले दिनों सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में 6 मई की रात को हुई रथ की हत्या की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने रविवार को आरोपियों को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांचकर्ताओं ने मामले में डिजिटल सबूतों और अंतर्राज्यीय संबंधों पर नजर रखते हुए ये कार्रवाई की। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस को नगर निगम भर्ती घोटाले में ईडी ने अरेस्ट किया है। बता दें कि सुजीत अपने बेटे समुद्र बोस के साथ सुबह करीब 10:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। उनसे करीब 10 घंटे पूछताछ की गई और फिर रात को गिरफ्तार कर लिया गया। सुजीत बोस पर
2014 और 2018 के बीच साउथ दमदम नगर निगम में करीब 150 लोगों की अवैध भर्ती कराने का आरोप है और कहा जाता है कि सुजीत ने इसके बदले पैसे और फ्लैट लिए थे। सुजीत उस वक्त दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे और विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे। सुजीत बोस हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सरदावत मुखर्जी से 37,000 से अधिक वोटों के अंतर से हार गए थे। सुजीत बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ईडी के कई नोटिस भी मिले, जिसमें से एक 6 अप्रैल को मिला था और इसी दिन नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिनों से लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पर संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहनों और बस और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और साथ ही विदेशी यात्राओं से बचें। और इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जो है आशीष ने ऐलान किया है कि इस साल फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल वो नहीं होंगे। पीएम मोदी ने 10 मई को तेलंगाना के हैदराबाद और फिर 11 मई को गुजरात के बड़ोदरा में जनसभा को संबोधित करते हुए बचत की बात कही थी। बड़ोदरा में मोदी ने कहा कि जैसे देश ने मिलकर कोरोना संकट का सामना किया था, वैसे ही मौजूदा संकट से भी देश बाहर निकल जाएगा। इसके साथ ही आशीष ने कहा है कि इन चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखा जाएगा और विभागीय खर्चों में संयम बरतने का फैसला लिया गया है। राज्य के सांस्कृतिक मामलों, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री ने कहा कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए मीटिंग की जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज सुनवाई हुई और इससे पहले 7 मई को सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने सौंपे गए दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का निवेदन किया है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफर अहमद की खंडपीठ ने मामले से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा था कि याचिका से संबंधित अभिलेख सीलबंद रखे जाएंगे, उन्हें वरिष्ठ रजिस्ट्रार की निगरानी में सुरक्षित रखा जाएगा और अगली सुनवाई के दौरान ही बेंच सचिव की मौजूदगी में सील खोली जाएगी। और इस मामले में सीबीआई, ईडी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और साथ ही गृह मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और यूपी पुलिस को पक्षपात बनाया गया है और ऐसे में याचिका में सीबीआई के नियमित मामले दर्ज करके विस्तृत जांच करने की भी मांग की गई है। देश में मानसून तय समय से 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल से मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 25 से 27 मई के बीच ही केरल तट पर पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक सिस्टम बन गया है जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है। इससे दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश बढ़ेगी और ये सिस्टम मानसून को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों में आज आधी बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं यूपी के 38 जिलों में बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आंधी तूफान और बारिश से 5 घरों और 7 गौशालाओं की छतें उड़ गई हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हीट वेव जारी है। देश में सोमवार को राजस्थान का बड़ौद सबसे गर्म शहर रहा, जहां पर तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के रतलामा में पारा जो है 45 डिग्री सेल्सियस पार रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस दौरे के लिए काफी उत्सुक है और ट्रंप ने कहा है कि उनके इस दौरे में अमेरिका और चीन दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मैं चीन की अपनी यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूँ और ये एक अद्भुत देश है जिसके नेता राष्ट्रपति शी हैं और सभी सम्मान करते हैं। दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी। ट्रंप के साथ चीनी यात्रा पर कई कारोबारी और टेक लीडर भी जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया है कि इनमें एप्पल के सीईओ टिम कुक और साथ ही टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, ब्लैक रॉक के सीईओ लॉरी और साथ ही बोइंग के सीईओ और मास्टर कार्ड के सीईओ सहित कई ऐसे दिग्गज जो है इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा करीब दर्जन भर लोगों के साथ ये यात्रा करेंगे। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ मिलकर बहुत पैसा कमा रहे हैं।
रूस और यूक्रेन में 3 दिन के सीज फायर की मियाद जो है खत्म होते ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एक रिहायशी इमारत पर हमला बोल दिया और ये एक ड्रोन हमला था। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रूसी सेना ने रात कीव पर फिर से हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राजधानी पर ये एक नया हमला यूक्रेन और रूस के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए अस्थायी सीज फायर के खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद हुआ है। इतना नुकसान हुआ जिसका सटीक अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह हमला रूस की रेगुलर अटैक की तरह ही थी और इस तरह वो यूक्रेन के शहर और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमला कर रहे हैं। सीज फायर के दौरान कई बड़े पैमानों पर एयर स्ट्राइक नहीं हुई, हालांकि यूक्रेन एयरफोर्स ने रूसी ड्रोन लॉन्च और साथ ही कब्जे वाले क्रीमियो में एक स्कंद एम ब्लास्ट मिसाइल जो है दागने की रिपोर्ट दी है। ईरान युद्ध के बीच रूस यूक्रेन शांति बातचीत में कई महीनों की रुकावटों के बाद से ऐसी जानकारी आई है कि अमेरिका एक बार फिर से यूक्रेन और रूस के बीच मॉस्को के लिए बैन में राहत के बदले एक टेम्परेरी सीज फायर डील करने की कोशिश कर रहा है। धर्मशाला में हुई आईपीएल 2026 के 55वें मुकाबले में अक्षर पटेल और डेविड मिलर के अर्धशतकों के दम पर दिल्ली कैपिटल ने पंजाब किंग को 3 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अब 12 मैचों में 5 जीत है और उसमें से 10 अंक है। दिल्ली अभी प्लेऑफ की रेस में है। दूसरी ओर पंजाब किंग है जिसे लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब अधिकतम 19 अंकों तक पहुंच चुकी है और वो अब टॉप पर फिनिश नहीं कर पाएगी। पंजाब अगर अपने 3 बचे मैचों में से एक भी हारती है तो उसके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना को करारा झटका लगेगा। दिल्ली ने 6 गेंदों से पहले ही 211 के लक्ष्य को हासिल किया है और इस जीत के साथ ही दिल्ली जो है अंक तालिका में 7वें स्थान पर आ गई है। वहीं पंजाब किंग अभी भी चौथे स्थान पर है। हालांकि अब उसके सिर्फ 3 मैच बचे हुए हैं। पंजाब को अब प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे सभी मैच जीतने होंगे। दिल्ली 14 अंकों के साथ प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, लेकिन उसकी संभावना काफी कम है। बेंगलुरु टॉप 14 अंकों के साथ आगे तालिका में टॉप पर है, जबकि हैदराबाद और गुजरात को भी 14-14 अंक हैं और वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। प्लेऑफ में 4 स्थानों के लिए अभी भी 8 टीम में जो है वो रेस में है, जबकि चेन्नई 11 मैचों में 12 अंक लेकर 5वें और राजस्थान इतने अंक में से 6ठे स्थान पर है। दक्षिण दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में 2 युवतियों के साथ छेड़छाड़, मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है और यह घटना सुबह 11 मई के करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित युवतियों में एक असम की रहने वाली है जबकि दूसरी बिहार की निवासी है। दोनों युवतियों ने आरोप लगाया है कि क्लब के बाहर कुछ युवकों ने उनके साथ गाली गलौज की, कपड़े फाड़ने और मारपीट की है। युवतियों की मुताबिक वो सुबह सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रही थी और तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और उनका पीछा करने लगे। लड़कियों का आरोप है कि युवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ आरोपी नशे की हालत में दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित युवतियों का कहना है कि इस वारदात में कुल 7 लोग शामिल थे, जबकि पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत में पुलिस से उन्हें मदद नहीं मिली और इसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट सेल में शिकायत दर्ज कराई, जब जाकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।